नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एबीवीपी डी ब्रेड के एफिलिएशन को इश्यूज़ को लेके वहाँ के बच्चों के साथ वो मिलकर आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें जो एजुकेशन सेक्रेटरी उनसे भी मिल के बात की और उन्होंने वाइस चांसलर से बात की और उन्होंने उनको अगले दिन आने को कहा क्योंकि वाइस चांसलर उसके बारे में उन्हें अपडेट करेंगे। तो इसी विषय में आज उन्होंने जाकर बात किया। तो आइए चलिए बात करते हैं उन्हीं से ही और जानते हैं। सिद्धांत जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हमें बताइए कि आज क्या हुआ मीटिंग में, क्योंकि वाइस चांसलर ने कहा था कि जो केस की सुनवाई उसके बाद वो अपडेट देंगे, तो बताइए। तो जैसा कि सबको पता है, जब हम लोग का प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट के बाद ने मैम ने हमको बोला था कि आइए मिलने के लिए। फिर उसी समय में उन्होंने आश्वासन देते हुए ये भी कहा कि हम लोग कंटिन्यूस में वर्क करेंगे और आप लोग को कभी भी अपडेट चाहिए होगा तो आप आइए। तो इसी सिलसिले में उन्होंने हमें आप और 3 दिन बाद आइए करके बताया था। तो आज हम गए उनसे मिलने और क्या अपडेट है वीसी सर से और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से उनका क्या इंटरेक्शन हुआ, ये अपडेट लेने आज हम गए थे। तो उन्होंने ये बताया कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी तो अपना जो मांग है उसमें अडिग है कि आप कंडीशंस फुलफिल करिए, मगर कंडीशंस को जो फुलफिल नहीं कर रहा है डी ब्रेड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उनका ये 2 टूक शब्दों में ये कहना था कि जब तक आप एफिलिएशन फुलफिल नहीं करेंगे आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। मगर किस प्रकार से, क्योंकि जो भी सही है उसमें मतलब ये कंडीशन फुलफिल करना ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज का जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसे मेंटेन करने के लिए। साथ में मैम ने उनसे पूछा, उनको थोड़ा बातचीत की और उन्होंने तब माना जब मैम ने उनको कहा कि वो एक अंडरटेकिंग, मतलब डी ब्रेड कॉलेज और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कि इस बार तो अलाउ करेंगे। ऐसा इस इंटरेक्शन में हमें मैम ने कन्वे किया कि एक अंडरटेकिंग का मांग उनका रहा कि वो लिख करके दे रिटर्न में कि सभी कंडीशंस को आगे फुलफिल करेंगे और इस बार एग्ज़ाम्स के लिए अलाउ करेंगे करके। तो उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो अंडरटेकिंग लिख कर देंगी। प्रिंसिपल सर भी इसमें राज़ी है अंडरटेकिंग लिखने के लिए, तो ये एक अच्छा स्टेप है। बस मुझे ये डर है कि उस अंडरटेकिंग का कंटेंट कैसा होगा, ड्राफ्ट कैसा होगा। अगर इन 17 कंडीशंस को इससे छूटने के लिए, इससे बचने के लिए कुछ तोड़ मरोड़ अगर उसमें हुआ तो ये तो गलत हो जाएगा और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी इन सभी चीज़ों को देखेगी। ऑब्वियसली इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अगर इस तरह का कुछ अच्छा स्टेप एक सल्यूशन की तरफ हमें लेकर जाता है तो इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। अगर इसी तरह से कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रिंसिपल सर और डी ब्रेड एडमिनिस्ट्रेशन का रहता ही है कि कुछ ना कुछ में उसे अपने हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। अगर इस तरह का कुछ होता है तो पौंडीचेरी है ही यूनिवर्सिटी बैठी हुई है कि वो देखेंगे इशू को और अंडरटेकिंग को रिजेक्ट करेंगे शायद। हमारा बस यही मांग है कि एग्ज़ाम इस बार हो और इस बार एग्ज़ाम होने के बाद नेक्स्ट टाइम से जो कंडीशंस को फुलफ़िल करने के बाद भी कंटिन्यूसली एग्ज़ाम होते रहे, क्योंकि कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होंगे तो इस बार एग्ज़ाम तो हो जाएगा, बाकी फिर प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। मतलब वाइस चांसलर ने एक मौका दिया है कि अगर वो अंडरटेकिंग लिख के देंगे तो वापस एफिलिएशन देंगे और एग्ज़ाम करवाएंगे। जी, और एक बार वाइस चांसलर जी ने और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने एक मौका दिया है इनको। पहले भी अब तक मौका देते ही आ रहे थे, मगर लिबर्टी को मेंटेन करते हुए और एक चांस मिला है। अब देखते हैं कि डी ब्रेड के इसमें क्या रुख होता है। अगर मौका मिला है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। अगर उसे वो यूटिलाइज नहीं करते हैं तो डी ब्रेड का फेलियर होगा और डी ब्रेड जिनकी छत्रछाया में है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, उनका फेलियर होगा। तो जैसे कि प्रिंसिपल हर बच्चों को कहती है कि हमारा दोष नहीं है, पौंडीचेरी का दोष है, तो पौंडीचेरी ने खुद एक अवसर उन्हें दिया है, तो देखते हैं वो बच्चों के लिए क्या करते हैं। तो इसी विषय में जब आपने इंटरव्यू दिया था, जब सीएस से बात की थी, तो हमने एक न्यूज़ चैनल में देखा कि उन्होंने जो वहाँ के डीन हैं उनसे बात की, संजय मल्होत्रा जी से, तो उनका कुछ कहना था इस विषय में। उन्होंने कुछ पॉइंट्स में ये नकारते हुए कहा कि नहीं, वो जैसे कि प्रिंसिपल वहाँ क्वालिफिकेशन रखते हैं नहीं करते मायने नहीं रखता, MHRD जो है उन्होंने फैसला किया है। तो इस उनका जो स्टेटमेंट था उसमें आपका क्या कहना है?
पहले तो जो संजय मल्होत्रा जी का एक मीडिया चैनल को जो उनका बाइट रहा है, उसमें आप देखिएगा कि जो वो बाइट देते हैं सभी चीज़ों को आधा अधूरा बोलते हैं और तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा करके बोलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने सबसे पहले पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के कंडीशंस के बारे में बात किया। कंडीशंस के बारे में आप देखिएगा, जो जिस मीडिया चैनल ने उसे कवर किया उसके वीडियो में जाके 3.50 मतलब 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स के टाइम में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि कंडीशंस को फुलफिल करना बाकी रह गया है, मतलब उनको अभी कंडीशंस फुलफिल करने हैं। उसी बाइट में 8 मिनट्स 35 सेकेंड्स में उन्होंने ये बोला है कि हमने सब कंडीशंस को फुलफिल किया है। तो पहले तो आप खुद क्लैरिफाई हो जाइए, पहले तो आप खुद देख लीजिए कि आप कंडीशन फुलफिल किया है कि नहीं किया है। ऑब्वियसली आपने नहीं किया, नहीं तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट वहाँ पे नहीं होगा यूनिवर्सिटी में। इसमें यूनिवर्सिटी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, इसमें कॉलेज का कुछ रहेगा, कुछ गलती उनसे कुछ छूट गया रहेगा, और ऑब्वियसली कंडीशंस नहीं है। और साथ ही कंडीशंस को लेकर के वो बात करते हैं। सबसे पहले जो सेपरेशन ऑफ डिप्लोमा और डिग्री कॉलेज का है, ये कंडीशंस में से एक पार्ट है। कंडीशंस हमारे सामने रखा हुआ है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो 17 कंडीशंस था, इसमें से एक कंडीशन आकर के आपका सेपरेशन भी है दोनों कॉलेजेस का। तो सेपरेशन में वो ये कहते हैं कि MHRD ने उन्हें मतलब अप्रूवल दिया है। तो मैं एक चीज़ साफ कर दूं, 2009 में MHRD ने डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को अपग्रेड करके डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने का उन्होंने डायरेक्शन दिया। उसके बाद में 2010 में 12 जुलाई 2010, और ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें जानकारी है, मगर ये मैं बोलूँगा कि आप खुद शो करिए, डीब्रेड प्रशासन खुद शो करिए। मल्होत्रा जी आते हैं, अपने कैंपस के पार्किंग में खड़ा होते हैं और पार्किंग में खड़ा होकर मस्त में हाथ बांध कर इंटरव्यू देते हैं सबको। अगर वो कैंपस में ही है और प्रिंसिपल सर से स्ट्राइक के समय में भी मीडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश किया, तब वो बात करने को तैयार नहीं है। ये क्या तरीका है कि वो आकर के बीच में इस तरीके से कैंपस में अपने मीडिया को बुला करके बात करते हैं? वो क्या उनके ऊपर क्या PRO का दायित्व है एडमिनिस्ट्रेशन का? और बात बात में कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया है वो किया। आप एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक पर्सन है क्या? किसने आपको ये अथॉरिटी दिया है स्पोक पर्सन का? तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो 2009 के उस डायरेक्शन के बाद 2010 में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने दो कॉलेज थे उस समय, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, एक कॉमन जो सेकंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, 2 इंस्टीट्यूशंस थे, दोनों को मर्ज कर दिया। जबकि डायरेक्शन ये था कि अपग्रेड किया जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को। इन दोनों को मर्ज करने के बाद फिर इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो एक हुआ, और उसके बाद प्रिंसिपल के पोस्ट को भी अपग्रेड करने की बात आई। यहाँ में मैं उनका जो सेकंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल को जब अपग्रेड करने की बात आई तो मैं यहाँ पे ये सवाल करूँगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने के लिए, एफिलिएट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए अलग अलग बॉडीज़ बनाए जाते हैं। जैसा कि ऑल ओवर इंडिया में AICT है, ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और यहाँ लोकल लेवल में और ये जो रीजनल लेवल में यूनिवर्सिटीज़ होती है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो एफिलिएशन देती है। इन सब के होने के बाद भी MHRD को इस तरह से क्या मजबूरी पड़ गई, वहाँ में सब IAS लोग बैठे हुए हैं MHRD में, उनके पास कोई एकेडमिशियंस नहीं है, कोई एजुकेशनिस्ट नहीं है, कोई, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है, कोई एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का कोई आइडिया नहीं है उनके पास। अगर वो करना चाहते तो कुछ एक कमीशन बनाते। ऐसे ही एक ऑर्डर पास करके आपने इस तरह से कर दिया, ये क्या जायज़ है क्या? उस तरह तो मैं भी कल बोलूँगा कि आप प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को अपग्रेड करके कॉलेज में बना दीजिए प्रिंसिपल,
मैं बोलूँगा आप मुझे अपग्रेड करके आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टेक्निकल एजुकेशन का प्रिंसिपल बना दीजिए, मैं खुशी से आकर के अपना दायित्व ले लूँगा। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है। इस तरह से अपग्रेड किया गया। और एलिजिबिलिटी की बात आई तो मल्होत्रा जी ये बोलते हैं कि उनका एलिजिबिलिटी पूछ ही नहीं सकता है कोई। कैसा नहीं पूछ सकते? जब उस इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको कौन पढ़ाता है ये उनको जानना का क्या हक नहीं है क्या? और जो लोग वहाँ पे एडमिशन लेते हैं उनको क्या हक नहीं है कि उनके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कितना क्वालिफाइड है ये जानने के लिए? क्यों नहीं पूछ सकते? आप नहीं बोलना चाहते हैं, ये आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है एक इन जनरल सेंस में। और हम और ऐसे भी वो वायलेशन करते हैं। हमने एबीवीपी के तरफ से आरटीआई फाइल किया था, एलिजिबिलिटी उनका पूछा था हमने, तो बोलते हैं थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। हम स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे थर्ड पार्टी हुए? उनके इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते हैं, हम थर्ड पार्टी हो ही नहीं सकते। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अभी सेपरेशन ऑफ डिग्री और डिप्लोमा और एलिजिबिलिटी से आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने जैसा कि अपने उसी बाइट में बोला है कि कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हम, करते हैं, पहले नहीं करते बोला, फिर करते हैं बोले। तो मैं कुछ कंडीशंस को जिसको मैंने मार्क किया है, इसमें से कुछ मेजर कंडीशंस को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स का, तो हर कॉलेज में सब तरह के प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे ऊपर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, फिर प्रोफेसर्स होते हैं। तो कंडीशंस के हिसाब से इसमें जैसा कि दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑन रेगुलर बेसिस इन 3 डिपार्टमेंट एज पर द AICTE नॉर्म्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्रूटमेंट रूल्स। AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से रेगुलर प्रोफेसर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और 3 डिपार्टमेंट का बात की है, और इसके साथ में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी होना बहुत ज़रूरी है। और कॉमनली इसमें आगे जैसा बताया गया है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस इन द क्लॉज दिया हुआ है। मैं उससे आगे बढ़ के मैं कॉमन पॉइंट में आता हूँ। मिनिमम 1 प्रोफेसर इन ईच डिपार्टमेंट so that ratio of professor, associate professor, assistant professor can be 9:0:0 और 8:1:0 और 5:1:3। मैं इसको सिंपली एक समझाने का कोशिश करता हूँ। हर एक डिपार्टमेंट में मिनिमम 1 प्रोफेसर होना ही चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर हो या ना हो, मगर मिनिमम 1 प्रोफेसर होना ही चाहिए। बाकी आप कितना उसे रखते हैं अपने हिसाब से, आप जितना प्रोफेसर्स के मतलब आपका है इंस्टीट्यूशन में। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि कितना नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटली द रेशियो वर्कड आउट इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलर अपॉइंटीज द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर इज नाइदर इन कंसोनेंस। और उन्होंने ये भी बताया, बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी 0:0:9, 0:1:8, 0:7:2। मतलब एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर कितने भी हो सकते हैं, वो 10 होगा, 1 होगा, वो मान लीजिए 0 भी होगा, मगर एक प्रोफेसर जो फर्स्ट वाला था, एक प्रोफेसर होना ही चाहिए। 1:0:0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक रेगुलर प्रोफेसर होना ही चाहिए। कितने डिपार्टमेंट में ये मतलब डीब्रेड के कितने डिपार्टमेंट्स में ये क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करते। दूसरा है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो कॉमन लोकल लेवल में हो या यूनिवर्सिटी लेवल में हो, उसका जो लाइब्रेरी होता है उसका अलग से लाइब्रेरियन होना चाहिए। और AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से मेनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये उन्होंने अलग से अपने नॉर्म्स में ऐड किया है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन का लाइब्रेरी उसका ट्रेजर होता है। रिसर्च वर्क के लिए हो या कॉमन किसी स्टूडेंट्स का नोट्स मेकिंग वगैरह, लेक्चर्स, कुछ भी छोटा से लेकर बड़े से बड़ा मैटर तक, लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। वहाँ में एक रेगुलर और एक पर्सन अपॉइंटेड एज अ लाइब्रेरियन होना चाहिए। डीब्रेड में एक रेगुलर लाइब्रेरियन नहीं है। वहाँ पे देखिएगा, द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन सिंस 2016 इज फिल्ड अप एज टॉप गैप अरेंजमेंट एंड एट प्रेजेंट श्री हर्षवर्धन बरैक वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर है, वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के। अभी आप ये बताइए, लाइब्रेरी कितना
मैनेज करके रखना होता है लाइब्रेरी को, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर को अपॉइंट करके रखे हैं एक इंचार्ज के रूप में। तो वो अपने डिपार्टमेंट में ध्यान देंगे या लाइब्रेरी को मेंटेन करेंगे। इसके साथ ही एलिजिबिलिटी का पॉइंट आ गया, वो बहुत ब्रीफ पॉइंट इसमें दिया गया है एलिजिबिलिटी का पॉइंट, क्योंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसके ऊपर मैंने बोल दिया तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आगे जा कर के जजमेंट का बात, एक प्रोफेसर है संजय मल्होत्रा जी, जजमेंट के बारे में बात करते हैं, सब कुछ आधा अधूरा बताते हैं। जजमेंट को इंटरप्रेट करना उनका डायरेक्ट ऐसा बोले हैं उन्होंने अपना इंटरव्यू में कि जजमेंट में बोला गया है कि आप एग्ज़ाम कराओ, आप एफिलिएशन दो वगैरह, इस तरह का उनका वर्डिंग रहा। मगर आप जजमेंट को जब पढ़ेंगे उसमें पॉइंट 12 का क्लॉज डी, इन द मीन टाइम द प्रोविजनल एफिलिएशन शैल कंटिन्यू एट लीस्ट टिल द एकेडमिक सेशन ऑफ 2021 to 22। मतलब कोर्ट ने भी ये कहा है, ये जो प्रोविजनल एफिलिएशन दिया है ये 2021 to 22 के लिए है। ठीक है, मान लेते हैं कि पौंडीचेरी अभी एग्ज़ाम नहीं करा रही है और उसे कराना चाहिए अभी, और इसीलिए हम रोड पर उतरे थे उस समय कि आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि एग्ज़ाम्स कराए। मगर ये जो जजमेंट में जैसा दिया हुआ है, वैसे तो उन्होंने इसको चैलेंज किया है, और चैलेंज के बारे में मैं अलग से आऊँगा, एक लीगल प्रोस्पेक्टिव है। जैसा कि इसमें उन्होंने दिया है कि 2021 to 22 जब ये सेशन ख़त्म होगा तब वापस से एफिलिएशन का इशू होगा, वापस से एफिलिएशन की बात होगी, वापस से फिर एग्ज़ाम्स को रोका जाएगा। तब ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तब जो फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, आप तो थर्ड ईयर के, आप तो शायद पास आउट हो जाएंगे तब, तो बाकी 2 ईयर के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? आपको जी, और आपको उसी समय एडमिशन बंद कर देना चाहिए था। आपको एडमिशन लेने किसने कहा? डीब्रेड कॉलेज को, जब आपको पता है ये प्रॉब्लम है। तो कोर्ट ने भी इस तरह का जजमेंट दिया है, और ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं ये पब्लिक सर्वेंट श्री संजय मल्होत्रा जी, एक मीडिया में जिसके लिए वो बिल्कुल ऑथराइज नहीं है मीडिया से बात करने के लिए। और इसके साथ में मैं जजमेंट से हटकर अभी मैं संजय मल्होत्रा जी पर बात करने के लिए सागर को अभी आग्रह करने वाला हूँ। मगर मैं जब वो उनका एक और स्टेटमेंट था कि कोर्ट में वो लोग आगे कैसा, मतलब कोर्ट का जजमेंट को कैसा पौंडीचेरी नहीं मान सकता है, क्यों नहीं मान सकता है, कैसा, मतलब एकदम इस मुद्दे को एक तरह से पौंडीचेरी को बिना किसी कारण से घेरने का कोशिश किया जा रहा है। ये केस चल रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते अगर हाई कोर्ट में भी कोई केस होता है तो पार्टी उसको अपर लेवल में चैलेंज कर सकता है। और पौंडीचेरी ने अपने इसी राइट को प्रैक्टिस करते हुए डिवीजन बेंच में इसे चैलेंज किया है। तो मैं पौंडीचेरी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट्स की तरफ से बोल रहा हूँ। तब भी एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते पौंडीचेरी जो कर रहा है वो अपने तरफ से अपना प्रयास कर रहे हैं। आप इस तरह से कैसा कह सकते हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे? अभी अगर ये मान लीजिए ये केस कल को सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक उनको रिव्यू करने का ऑप्शन होता है। तो उसके बाद अगर आप कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि एपेक्स कोर्ट में गए, वहाँ का जजमेंट को नहीं माने। तो अभी उन्होंने अपना लीगल राइट प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं कैंपस में, मीडिया को बुला करके आप हम पर आरोप लगाते हैं कि स्टूडेंट्स लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब हम स्ट्राइक कर रहे थे, श्री उत्पल शर्मा जी क्या कर रहे हैं? अपने प्रोफेसर को, श्री संजय मल्होत्रा जी को अपना स्पोक पर्सन बना करके भेज दिया, खुद बात नहीं कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? भेजते हैं ढंग से, होमवर्क करवा के नहीं भेजते। सारे पॉइंट्स को गलत तरीके से बता रहे हैं और सबको स्टूडेंट्स को मेनली और साथ में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी आकर के बोल रहे हैं अपने कॉलेज कैंपस के पार्किंग में, जब मीडिया को आपने कॉलेज कैंपस के अंदर बुला करके बाइट देने का सोचा है, तो क्यों प्रिंसिपल सर के चेंबर में ले करके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बात करने को तैयार नहीं है? आप डॉक्यूमेंट्स को दिखाइए, एक एक पॉइंट्स को दिखाइए
सब चीज़ को दिखाइए। और जैसा कि प्रिंसिपल सर बोल रहे थे हमें कि जब हम स्ट्राइक में थे तो हमने क्वेश्चन किया कि आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है वगैरह सारे पॉइंट्स को रखा, तो बोल रहे थे आप आइए ना, हमसे डॉक्यूमेंट मांगिए। हम मांगे हैं, और अगर आपको इतना ही पब्लिक डोमेन में आना है, जैसा कि बाइट सब दे रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम इस मुद्दे को जनता के सामने रख के और एडमिनिस्ट्रेशन को और डीब्रेड प्रशासन को खुलकर प्रश्न करके ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। और वो अगर इसको अपने लेवल में, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और हमें काउंटर करने के लिए वो आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में, तो इसी पब्लिक डोमेन में आप आकर के सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाइए ना। इसी पब्लिक डोमेन में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, करके आप अपना एलिजिबिलिटी दिखाइए, अपने मार्कशीट्स दिखाइए, तब हम माने कुछ। प्रिंसिपल सर और उनका जो और ये संजय मल्होत्रा जी के साथ में, इनके साथ अडॉक में अभी सागर भाई आपको बताएंगे वो पूरा उनका क्या है। बैकडोर एंट्री में है संजय मल्होत्रा जी, उनके साथ इस तरह 13 लोग हैं बैकडोर एंट्री में। तो इस तरह मैं इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे मतलब स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में इस तरह बाइट दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डीब्रेड में इस तरह एक इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, कई सारे प्रॉब्लम है जो अभी लाइमलाइट में नहीं है और जिसे हम अभी, ये मेन इनका एग्ज़ाम है, स्टूडेंट्स को मेनली एग्ज़ाम देना भी उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। उस सभी प्रॉब्लम्स में जाएंगे जो डीब्रेड में बाकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस चल रहा है, जितने भी मिसचीफ्स है उसमें भी हम जाएंगे, मगर पहला हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। तो इस तरह के 13 प्रोफेसर है संजय मल्होत्रा जी के साथ, उन सब का नाम मैं नहीं लूँगा अभी, मगर जिस तरह से मीडिया के सामने गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स, आप मतलब इस दिशा में क्यों जा रहे हैं कि आपको जस्टिफाई करके चलना है सब कुछ। आप स्टूडेंट्स को जस्टिफाई करिए ना कि आप कंडीशंस फुलफिल करेंगे और जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बड़े खुशी से इनको रजिस्ट्रेशन नंबर देगा और बड़ी खुशी से इनको हॉल टिकट थमाएगा। आप इंस्टीट्यूशन हैं, आप इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं मीडिया के सामने आके। तो अब सागर भाई आपको बताएंगे उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर जी, अब हमें आप बताइए इसके बारे में। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग सेक्रेटरी मैडम के पास गए, सेक्रेटरी मैडम से अपडेट लेने की कोशिश करी कि अभी क्या चल रहा है, करेंटली सिचुएशन क्या है इस केस को लेके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो अभी तक तो आया नहीं है। और पौंडीचेरी का क्या कहना है, आप मैम ने बोला था कि वाइस चांसलर से बात करिए मैम, उसके बाद वाइस चांसलर फ़ोन करने वाले थे, लेकिन मैम बोली कि मैम बात करिए। तो उनसे अपडेट लेने गए तो मैम से बात किया तो मैम ने ये बताया कि वाइस चांसलर जो गुरमीत सिंह जी है वो शुरू में डायरेक्टली बोल दिए कि आप एक अंडरटेकिंग लिख के दीजिए कि हम इस 17 पॉइंट्स को फुलफ़िल करेंगे, उसके बाद ही हम आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या एफिलिएशन जो भी है बच्चों को एग्ज़ाम्स में करवा दूंगा। आप एक एफिडेविट लिख के दे दीजिए कि आप इस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे। तो मैम ने इस चीज़ को प्रिंसिपल सर को बताया, प्रिंसिपल सर मान गए कि हाँ हम लिख के देंगे एफिडेविट, और एफिडेविट अंडरटेकिंग कि हम लोग इस, क्योंकि 17 पॉइंट्स को एक साथ फुलफ़िल करना कोई भी कॉलेज के लिए पॉसिबल नहीं है, तो एफिडेविट लिख के देंगे। ये मैम के पास तीन सॉल्यूशन, इनका 3 रास्ता है, मतलब कहीं ये सॉल्यूशन निकालने का 3 तरीका है। तो मैम के पास पहला तरीका, मैम सोच के रखी है 3 तरीका। पहला तरीका तो ये है कि मैम खुद वाइस चांसलर से बात करके इनको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करे, और दूसरी तरीका ये थी कि जो वाइस चांसलर जी ने कहा कि आप एक अंडरटेकिंग लिख के दे दीजिए कि आप सारे जो 17 पॉइंट्स है उसको फुलफ़िल करेंगे, उसके बाद में मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दूंगा और एफिलिएशन दे दूंगा, आपके बच्चे का एग्ज़ाम्स भी करियर। और पौंडीचेरी भी ये नहीं चाहता है कि स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद हो। पौंडीचेरी भी कहीं ना कहीं यही चाहता है कि स्टूडेंट्स का जो करियर है वो बर्बाद ना हो और स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो और स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो। लेकिन थर्ड पॉइंट मेरे को कुछ अजीब लगा। थर्ड पॉइंट में मैम ये बोल रही थी कि थर्ड पॉइंट में क्या करेगी मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक केस फाइल करेगी स्टूडेंट्स को लेके, स्टूडेंट्स के नाम से।
लेकिन स्टूडेंट्स क्यों कोर्ट तक जाएगा? बल्कि स्टूडेंट्स अभी ऐसे ही सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने में सुबह शाम निकल जाता है हमारा। 2 साल से मैं सेक्रेटरीट के चक्कर ही लगा रहा हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। अभी कोर्ट तक भी जाना पड़े, स्टूडेंट्स क्यों जाएगा? और सबसे पहला बात, तो स्टूडेंट्स को कोर्ट तक लेके जाना कोई सही चीज़ नहीं है। मैंने मैम को ये आग्रह भी किया, मैम को ये बोला भी कि मैम स्टूडेंट्स को कोर्ट तक लेके जाना सही नहीं है। मैम भी बोल रही थी हाँ ये कहीं ना कहीं सही नहीं है स्टूडेंट, लेकिन मैम अपना तरफ से जितना करने की कोशिश कर रही है। मैम अभी अंडरटेकिंग, अगर इट्स फाइन, अगर 17 पॉइंट्स का फुलफिलमेंट का अगर अंडरटेकिंग दे ही दिया है तो 17 पॉइंट्स में तो बहुत कुछ है। फुलफिलमेंट अगर हो ही जाता है तो फिर इट्स फाइन, हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और ये सब को साइड रखते हुए मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब पॉली स्टार्ट हुआ 1996 1997 में समथिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद में यहाँ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक था, उसको अपग्रेड किया गया 2010 में। 2010 से पहले एडॉक में, जैसे एडॉक होता है, एडॉक में बहुत सारे प्रोफेसर को लेते हैं कॉलेजेस में। जैसे एडॉक में संजय मल्होत्रा जी भी एडॉक में आए, तो उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग था 2003 में, जनवरी 2 तारीख को उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग था। बल्कि एडॉक में जब एक कोई भी प्रोफेसर ज्वाइन होता है कोई भी डिपार्टमेंट से, जैसे उन लोग पहले कोई भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, एई या तो जेई पोस्ट में होते हैं, और संजय मल्होत्रा जी तो मैकेनिकल के स्पेशलिस्ट है, मतलब उसका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल है। तो मैं अभी एडॉक के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। एडॉक जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डिप्यूट होता है, डिप्यूटेशन के ऊपर में, तो संजय मल्होत्रा सर जी जो है वो डिप्यूटेशन के थ्रू आए हैं 2003 में। 2003 में 2 जनवरी 2003 में उनका डिप्यूटेशन हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग था। ये मेरे को AICT का वेबसाइट से मिला कि और एक रूल है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, कोई भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब डिप्यूट होता है वो 5 साल से ज़्यादा बैठ नहीं सकता। तो अभी तो लगभग 2003 से 2022 तक अभी भी उनका चल रहा है, उनका वहीं में सेम डिग्रेड में नौकरी चल रहा है, और वो एडॉक में है, ऐसा रेगुलर बेसिस में भी नहीं है। एडॉक में, एडॉक मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चलता है। तो मैं बस यही सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ रेगुलर प्रोफेसर बहुत कम ही है देखा जाएगा तो। और ऐसे 13 मेंबर है जो एडॉक में है, 13, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो दूसरी बात ये है कि हमारा जो, मैं लास्ट 6 साल से कॉलेज पढ़ रहा हूँ, कॉलेज जो डीब्रेड में हूँ, लास्ट 6 साल डिप्लोमा में था 3 साल, तो उसके बाद मैं 1 साल ब्रेक किया, फिर डिग्री ज्वाइन किया। तो जब मैं लास्ट 6 साल से कॉलेज में हूँ, मैंने देखा कि आज तक का कोई ऐसा रेगुलर एसोसिएट प्रोफेसर ना आया। ठीक है, सब जो भी आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, 1 साल से ज़्यादा यहाँ रुकता नहीं है। जो भी आता है, जब लास्ट एक एसोसिएट प्रोफेसर आया था हमारे सिविल डिपार्टमेंट में, डॉक्टर कन्नन बोल के, क्या बढ़िया पढ़ाते थे। वो भी 1 साल से, वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद चले गए। बहुत बढ़िया पढ़ाए, हमारा एक DRCC सब्जेक्ट ले रहे थे। लेकिन वो सबको साइड में रखते हुए क्यों कॉलेज रेगुलर बेसिस में स्टाफ को नहीं लेना चाहता? रेगुलर बेसिस में लीजिए स्टाफ को, UPSC रिक्रूटेड लीजिए या तो रेगुलर बेसिस में लीजिए, क्यों नहीं लेना चाहता? एडॉक में क्यों रखा है? और हमारा क्लासेस क्यों गेस्ट लेक्चर से चलता है? हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी है बहुत कम है, हमारे डिपार्टमेंट में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, और एसोसिएट प्रोफेसर तो एक भी नहीं है अभी। और प्रोफेसर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कॉलेज में कोई प्रोफेसर नाम का चीज़ होता है हमारे कॉलेजेस में। जैसे कि एक HOD या तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के लिए प्रोफेसर में कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक रूल है AICT के हिसाब से, वो भी नहीं है। तो मैं ये कहीं ना कहीं कॉलेज पूरा अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा है अंदर ही अंदर। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंक्वायरी रखा जाए, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके ऊपर में एक्शन लिया जाए कि हाँ कहीं ना कहीं बच्चे को सफ़र करना पड़ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पीछे, और पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी है। ऐसी भी पढ़ाई का क्वालिटी 0 ही है वहाँ। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको सॉल्व करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, जल्द से जल्द इनको रेगुलर बेसिस में लिया जाए, ताकि वो हमसे हमारा जो स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सके। तो आपने देखा होगा कि हमारे न्यूज़ चैनल में इसी विषय को लेके हमने एक और जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनसे बात की थी, डॉक्टर सैयद सलीम जी से, तो उनका भी इसी विषय में कुछ कहना था। तो क्या आप उन्हें जानते हैं कि आप जब वहाँ पर पढ़ रहे थे वो थे वहाँ पे? हाँ, जब मैं डिप्लोमा पढ़ रहा था तो
कंप्यूटर डिपार्टमेंट में थे शायद, मैं देखा हूँ सैयद सलीम जी को, मैंने देखा ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा एक फ्रेंड का एक सब्जेक्ट ले रहे थे। मैंने सुना उनके बारे में कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर था, और मैंने उनको बोलता हुआ भी देखा कि न्यूज़ में ऐसा ऐसा बात है। तो देखिए, जब असिस्टेंट प्रोफेसर जब वहाँ से निकलते हैं तो उनका कोई भी एक कॉलेज में एक्सपीरियंस जब करके निकलते हैं तो उनका कहना क्या है, वो अंदर का बात बताते हैं, अंदर में क्या चलता है, डिबेट के अंदर में क्या चलता है, तो क्लियरली बताया कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में। तो सैयद सलीम जी मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सही बताएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है वो फील्ड में, और डिबेट में वो थे, पहले डिबेट में होते हैं, तो गलत तो नहीं बताना चाहिए। सिर्फ एक प्रोफेसर था, ऐसे कई सारे होंगे, हमने तो एक से बात करने की कोशिश की, ऐसे कई होंगे। ऐसे तो कई प्रोफेसर होंगे जो टिकते ही नहीं, क्योंकि यहाँ कॉलेज का सिस्टम कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक वे में नहीं चलता है। यहाँ कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक वे में नहीं चलता है, इसलिए यहाँ का जो प्रोफेसर है जो आते हैं, जो प्रोफेसर तो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर जो आते हैं बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, बाहर से एक्सपीरियंस होके आते हैं, उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ भी वो सभी सिस्टमेटिक वे में लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ भी सिस्टमेटिक वे में नहीं चलता है। यहाँ कॉलेज चाहता है तो 9 घंटे क्लास भी करवा देगा सुबह से लेके शाम तक, और छुट्टी उट्टी का तो बात छोड़ ही दो 9 घंटे क्लास करवा देता है, एक दिन में 10-10 लेक्चर करवा देता है। तो ऐसा कोई कॉलेज में पॉसिबल है? आप एक बच्चे का एक काबिलियत को देखे वो सुबह से शाम तक कितना कंसंट्रेट करेगा कि 10 घंटे क्लासेस कैसे कर सकता है? 9 से 10 घंटे क्लासेस होगा तो बच्चा कंसंट्रेट करेगा कि सोएगा। मैं 8 पीरियड में ही सो जा, मेरे को नहीं पता बाकी का क्या है, मैं बताता हूँ अपना हिसाब से। जब 8 पीरियड चलता है ना, सुबह 4 पीरियड 1-1 घंटा का, 4 लेक्चर 4 ऐसा होता है। लेकिन यहाँ में कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह 4 पीरियड लेक्चर और शाम को भी 4 पीरियड लेक्चर, और एक हफ्ता में फिजिकल एजुकेशन, हमारा वहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल है फिजिकल एजुकेशन का, तो फिजिकल एजुकेशन का स्टाफ को लिया गया है, लेकिन हमारा पूरा टाइम टेबल सिलेबस में एक ही फिजिकल एजुकेशन दिया गया है। वीक में एक ही फिजिकल एजुकेशन पीरियड, वो भी 1 घंटा। तो ये कौन सा रूल में आता है, मेरे को तो आइडिया नहीं है इनका तो। और वो तो छोड़िए, 6 पीरियड के बाद जो नींद आता है वहाँ, जो लेक्चर चलने के बाद जो नींद आता है तो मैं क्या बताऊँ। तो सब साइड में रखते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर में स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और कॉलेज में बहुत सारे अनहेल्दी इन्वायरमेंट्स क्रिएट हुआ है, इसको ठीक करना चाहिए ताकि बच्चे को इसका आगे मदद हो कि बच्चे अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले यहाँ से। बहुत धन्यवाद। एक विषय मैं रखना चाहूँगा कि मुझे अभी याद आया बैठे बैठे कि संजय मल्होत्रा जी का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ये बोला कि एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि गवर्नमेंट क्यों इतना खर्चा करेगी, क्यों 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन में 500 या 600 करोड़ शायद उन्होंने कहा कि क्यों इतना खर्चा करेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मिनिस्ट्री क्या करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगा? आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए आप कौन होते हैं बोलने वाले? जब अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इस तरह 2 इंस्टीट्यूशंस अलग अलग होकर के चलेंगी, यहाँ पे इंजीनियरिंग सेपरेट हो करके जो डिग्री कॉलेज है वो अलग से एक गवर्निंग बॉडी होगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स अलग से जाएंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अलग होगा, वहाँ अलग स्पेशलाइजेशंस में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और डिप्लोमा का भी इसी तरह अलग से वहाँ अपनी एफिशिएंसी के साथ में वहाँ पे अलग उसको एडमिनिस्टर करेंगे। तो स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा अप्रोच मिलेगा अपने एजुकेशन को लेने का। अभी यहाँ पे दोनों मिक्स करके पूरा मेस्ड अप हो चुका है। जैसा कि इन्होंने कहा, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इन्होंने फिजिकल एजुकेशन क्लास की बात की, देखिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्टीपर्पस हॉल है, ग्राउंड है, मगर उसको ढंग से यूज़ किया नहीं जा रहा है, ठीक से उसको यूज़ करते नहीं है। यही सब माइन्यूट जो चीज़ होता है, इससे लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। यही सब कारण है इस जो मेल जोल का, जो डिप्लोमा और डिग्री को मिलके यहाँ पे खिचड़ी बना दिया गया। साथ में उन्होंने अपने बाइट में एक बात बोला कि हम यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट वगैरह कोर्सेज दे रहे हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि फैशन डिज़ाइनिंग आप दे रहे हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी दे रहे हैं, उस विषय में मैं आता ही नहीं हूँ, चलिए अच्छी बात है, मगर जिस कोर्स के वजह से आपका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर टेक्निकल एजुकेशन, उस टेक्निकल एजुकेशन, उस डिग्री कोर्सेस का क्या हाल है?
डिग्री कोर्सेज का वो हाल है जो अभी हम सामने देख रहे हैं। आप अपने कोर्सेज को की बात करते नहीं है, आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप वो करिए ना जिसके लिए आप हैं, आप दूसरी बातें क्यों करते हैं? यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग मतलब टेलरिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अलग से स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाती है। आप अपने चीज़ में ध्यान दीजिए, बाकी सब भी आप करिए, वो आपका सेल्फ इनिशिएटिव होगा। आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, फिर बाकी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोलेंगे, ये कहाँ तक सही है? दूसरी बात ये है कि इन सभी चीज़ों के साथ में जो डी ब्रेड कॉलेज में जो दूसरी तरह की और भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसा कि वहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसिल है, स्टूडेंट काउंसिल वैलिड नहीं है। ये बात भी हमने प्रिंसिपल सर के सामने ही सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मैम के सामने रखा, तो वहाँ पे वो मान गए कि हाँ, हमने लिंडो कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से हमने ये काउंसिल नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया है, इलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन करके हमने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। ये बात उन्होंने साफ साफ माना, क्योंकि उसी दिन सुबह हमारा स्ट्राइक था और वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, मैं इसको कहना चाहता हूँ। तो इस तरह का जो बहुत सारी जो अपने कैंपस से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ है, वहाँ पे एक तरह से कैंपस में तानाशाही चल रही है। और मैं ये बोलने से नहीं रुकूंगा कि इतना कुछ हो रहा है और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हो रहा है ये सब कुछ, वो क्यों ये नहीं देख रही है? अगर इन सभी चीज़ों को डील नहीं किया जाएगा और मेजर इश्यूज को नहीं डील किया जाएगा जो अभी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, एग्जामिनेशन का, रजिस्ट्रेशन का, जो मैं बोल चुका हूँ जो सब चीज़, उसके साथ में ये सब भी है, इन सभी चीज़ को नहीं देखा जाएगा तो हम स्टूडेंट्स को और एबीवीपी को कल समय नहीं लगेगा कि हम ये बोले कि एडमिनिस्ट्रेशन भी डी ब्रेड के साथ मिली हुई है। अभी हम ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं बिल्कुल भी। साथ में बहुत सारी और भी प्रैक्टिसेस है जिसके बारे में हम अभी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि प्रिंसिपल सर का वहाँ पे किस टाइप का जो प्रैक्टिसेस है और डी ब्रेड एडमिनिस्ट्रेशन में किस टाइप का मिसचीफ है, वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का जो अभी जेन्यून उनका प्रॉब्लम है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसको डील नहीं कर रहे हैं ठीक से। अभी फिर भी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो पौंडीचेरी के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, ये थोड़ा सल्यूशन के तरफ में हमें लेकर जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पॉजिटिवली कुछ ऐसा पहल करे और डी ब्रेड के जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ सख्ती बरते, तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अच्छा छवि जनता के बीच में आएगा। और इसीलिए आएगा क्योंकि डी ब्रेड में अभी क्या हो रहा है वो आपके मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच रही है, उससे कोई अछूता नहीं है। तो अगर डी ब्रेड का हालत सुधारना चाहती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ पहल कर सकती है और जिससे डी ब्रेड के स्टूडेंट्स का भी भला होगा। और आगे जा कर के ये जो इंस्टीट्यूशन है, हम देखिए हम इंस्टीट्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं है, जो उसको चला रहे हैं, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए जो इंस्टीट्यूशन का नाम खराब कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम हैं। अगर इस तरह कुछ होगा तो इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली प्रगति करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत जी। हम आशा करते हैं कि जो अंडरटेकिंग है उस पर वो सही से उसके कदम उठाए और सही अंडरटेकिंग लिख के दे ताकि बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो, एफिलिएशन हो और उनके एग्ज़ाम सही से हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो ये थे हमारे एबीवीपी के जॉइंट स्टेट सेक्रेटरी सिद्धांत राय शर्मा और पॉली के फाइनल ईयर स्टूडेंट सागर। तो इनका चीफ सेक्रेटरी मैडम से बात हुई और उन्होंने कहा है कि जो वाइस चांसलर है उन्होंने बताया कि अगर वो अंडरटेकिंग लिख के देते हैं तो वो इनका एग्ज़ाम कराएंगे। और साथ ही साथ जो संजय मल्होत्रा जी ने स्टेटमेंट दिया था एक चैनल को, जो उन्होंने बताया था इसके बारे में, पॉली के बारे में, तो उनको भी काउंटर करते हुए इन्होंने बताया कि उनकी क्या क्या बात सही नहीं थी और क्या क्या बात उन्हें बतानी चाहिए थी। तो इससे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।